जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही शानदार इतिहास की क्लासेस चलाई जा रही है। देखिए, आज की क्लास में हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार सेशन का मजा लीजिए। तो आज हम देखिए कल जो हम पढ़ा था, ये सारी की सारी चीजें हम ताम्र पाषाण युग की संस्कृति है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके थे। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद दीपक जी, जय हिंद। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम कल जितनी भी चीजें हम पढ़ कर गए थे उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, कल में लास्ट में आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बता कर गया था। यदि हम बात करें आहार संस्कृति, कायता संस्कृति, मालवा संस्कृति, सवल्दा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, प्रभास संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद देखिए, यदि हम बात करें तो मैं आप लोगों को कुछ स्थल भी बता चुका था। देखिए, कुछ स्थल भी बताए थे हम लोगों ने। ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ और गिलोन प्रमुख स्थल है, और इसे ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे। ये चीजें हम कल पढ़ चुके थे। इसके बाद और हम ये मालवा की चीजें भी देख चुके थे। तो मालवा में हम कायथा और नवदा टोली, ये प्रमुख संस्कृति के भाग थे। इसके बाद हम महाराष्ट्र में भी देख चुके थे। तो महाराष्ट्र में नासिक, जोरवे, नेवासा, देमाबाद, सोनेगांव, इनाम गांव, ये सारे के सारे प्रमुख महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तो ये भी हम लोग देख चुके थे। इसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच इस संस्कृति का विस्तार हुआ। तो ये भी हम लोग देख चुके थे। ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, उतनूर, मास्की, संगनकल्लू, ये चीजें भी हम कल पढ़ चुके थे। नागार्जुन कोंडा। तो और पूर्वी भारत में यदि हम बात करें, देखिए ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़े, और ये सारी चीजें मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका था। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। पूर्वी भारत की यदि हम बात करें तो इसमें वर्धमान, वीरभूमि, मिदनापुर, बांकुरा, ये प्रमुख क्षेत्र थे। और यहाँ से चावल पर आधारित ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। चावल पर आधारित ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। बहुत बढ़िया। तो तुरंत जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम जो कल से हमारा रह गया था, आगे की चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए, नवदा टोली की हम बात करें तो नवदा टोली, ये जो मालवा के अंतर्गत नवदा टोली आएगा, यदि हम इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रख लेना। तो ये नवदा टोली कहाँ का है? नवदा टोली मालवा का, मध्य प्रदेश का है, और प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन प्रमुख स्थल है जो इंदौर के निकट है। किधर को मिलेगा मेरे बाबू? इंदौर के निकट मिलेगा। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। तो ये भी चीज याद रख लेना, ये भी हमारे काम में आएगी। ताम्र पाषाण युग में सामाजिक संरचना, अनाज, मिट्टी के बर्तन आदि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि इसमें जो बर्तन है, यहाँ के जो अनाज की चीजें, इससे हमें पता लगता है कि ये जो सभ्यता है कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। तो याद रखना स्पेशल, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में अपना पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में जो अंतर है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत में आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है चावल का उत्पादन हुआ, बल्कि पश्चिमी भारत की यदि हम बात करें तो गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ।
यदि हम लोगों से क्वेश्चन से पूछ लिया जाए मनुष्य के द्वारा खाई जाने वाली पहली फसल, तो मनुष्य के द्वारा खाई जाने वाली पहली फसल क्या, गेहूं आ जाएगी। और बोई जाने वाली पहली फसल, तो आप जो टिक लगा के आ जाना, आप जो टिक लगा के आ जाना। तो देखिए अभी तक जिस जिसने क्लास को शेयर निकाला एक बार तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए और हम जानते हैं इसके बारे में काफी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पूछी गई हैं। देखिए मालवा की हम बात करें तो मालवा से हमें क्या मिला, बुनाई वाले यंत्र से ज्ञात होता है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती रेशम और सेमल रेशम जिसे कपास के पेड़ से बने कपास सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र में मिले, जो कपास निर्माण की कुशलता के घोतक है। सिंपल सी बात है, याद रखना। यदि मालवा से पूछा जाए तो मालवा से हमें बुनाई वाले यंत्र मिले हैं, जिससे पता लगता है कि इन लोगों को कताई और बुनाई का ज्ञान था। सूती रेशम और कपास के पेड़ से जो रेशम है ये हमें महाराष्ट्र में मिले, जय हिंद लता जी। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी मैं आप लोगों को इतिहास की चीजें पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स भी अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बातें आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि हम बात करें इनाम गांव, तो इनाम गांव में क्या क्या मिला है, कुम्हार, लोहार, हाथीदांत निकालने वाले, चूना निर्माता, टेराकोटा जैसे विभिन्न शिल्प के काम करने वाले कारीगर। तो देखिए कारीगर की शुरुआत हम बात करें तो नवपाषाण काल से कारीगर या कुंभकार की शुरुआत हम लोगों ने देखा था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले की बात देखी थी। अब ताम्रपाषाण काल में हम इन लोगों को देख रहे हैं। चेतन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते चेतन जी। आगे देखिए और देखते हैं हम इस संस्कृति में चाक निर्मित लाल एवं काले मृद भांड, कल भी मैं आप लोगों को बताया था मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, तो चाक निर्मित लाल काले मृद भांड मतलब लाल और काले बर्तन की बात चल रही है, का प्रयोग किया जाता था। मृद भांड के आधार पर इस संस्कृति को क्षेत्रीय उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्रीय उपखंडों में इसे विभाजित किया गया है। सर पीडीएफ भी नहीं भेजते सर, तो मैं बिल्कुल सर से बोल दूंगा सर पीडीएफ ग्रुप में तुरंत डाल देंगे ना। अगर आपके पास देखिए ग्रुप में नहीं भी मिलती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं ना, इसी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ मुझसे पर्सनली भी ले सकते हैं। आगे देखिए अब हम कुछ क्षेत्रीय संस्कृति की बात करते हैं। कुछ क्षेत्रीय संस्कृति में सबसे पहले क्वेटा संस्कृति। यदि हम बात करें क्वेटा संस्कृति तो देखिए हमें कुछ स्पेशल संस्कृतियों के बारे में पता होना चाहिए जहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेटा संस्कृति की बात करें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए इसमें ज्यामिति चित्रकारी की गई है। केवल एक पॉइंट याद रखना कि ज्यामिति चित्रकारी किस संस्कृति की विशेषता है, क्वेटा संस्कृति। इस संस्कृति की हम बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से भी संबंध है, इसके भी हमें इसमें साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। ये इसके कुछ प्रमुख स्थल है, लेकिन हमारे एग्जाम में बहुत मुश्किल से पूछे नहीं जाते हैं। आप लोगों को दो चीज याद रखना, एक तो ज्यामिति चित्रकारी और अफगानिस्तान ईरान से इस संस्कृति के संबंध थे। अब आगे हम देखते हैं कुल्ली संस्कृति। यदि हम बात करें कुल्ली संस्कृति से 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए। यहां से मिले मृद भांड पर वृक्षों से गिरे कुकुदमान डील वाले वृषभ का चित्रांकन मिला है, जिसके पैरों के बीच हिरण का अंकन है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से हमें ऐसे मृद भांड अर्थात कहां से हमें ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें कुकुदमान या इसे डील वाले वृषभ का चित्रांकन मिला है और जिसके पैरों के बीच में हिरण की बात कही है। गोरख जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय श्री राम गोरख जी। तो आप लोग देखिए नोट्स भी बनाइए, क्योंकि क्लास में आप लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल टू द पॉइंट आप लोगों को बताया जा रहा है। अब यदि हम बात करें, देखिए और कुछ याद रखना है। यहां पे हमें पत्थरों की दीवार पर सफेद चूने, आजकल लोग किसी को भी किधर भी चूना लगा देते हैं,
तो हमें भी पता होना चाहिए कि पत्थरों पर दीवार पे चूने कहाँ पे मिले हैं, तो हमें कुल्ली संस्कृति से मिले। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो मकान मिले हैं ये 2 मंजिला मकान मिले हैं और कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं। तो आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है अमरीनाल संस्कृति से। अमरीनाल संस्कृति की यदि हम बात करें तो पश्चिमी बलूचिस्तान में विकसित यह संस्कृति सिंध तक विस्तृत थी। तो देखिए कहां से कहां तक विस्तृत थी ये संस्कृति। हम यदि यहां से बात करें तो यहां पर पशु एवं नारी मृण मूर्तियां नहीं मिली है, नहीं मिली है बाबू, याद रखना, नहीं मिली। और ये हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए एक और, पूर्ण समाधान का अवशेष मिला है। याद रखना, पूर्ण समाधान। पहली बार व्यक्ति ने इंसान को समाधि कब देना प्रारंभ करा, अर्थात उसे जमीन में गाड़ने, तो हम मध्य पाषाण काल से शुरुआत करते हैं। लेकिन पूर्ण समाधान का अवशेष कहां से मिला है, अमरीनाल से। इसके अलावा यहाँ पर पशु और नारी मृण मूर्तियां नहीं मिली है, याद रखना आप लोग ये चीज भी। हम बात करते हैं, देखिए मृदभांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन है, इस पर दूधिया काले, लाल, नीले, हरे रंग से चित्रकारी की गई है। तो देखिए जो मिट्टी के बर्तन है जो आप लोग गांव में देखते हैं, जो कुम्हार बनाता है, उसमें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि किस किस के कलर का यूज किया गया है। मोनिका यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नमस्ते जी। तो आप लोग भी क्लास को शेयर करते रहिए। और देखिए जोरवे संस्कृति, ये जोरवे संस्कृति से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्का आता ही आता है, तो हमें पता होना चाहिए। यदि हम बात करें जोरवे संस्कृति, देखिए जितनी भी हड़प्पा के पहले की संस्कृति, हड़प्पा के टाइम की संस्कृति, हड़प्पा के बाद की संस्कृति थी, उसमें से सभी संस्कृतियां लगभग 1200 ईसा पूर्व खत्म हो चुकी थी। लेकिन जोरवे संस्कृति आखिरी तक चलती है, सबसे लास्ट तक चलती है। तो हम बात करें यहां से, यहां पर लाल मृदभांड पर काले रंग का अलंकरण पाया जाता है। मतलब लाल बर्तन है और उस लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का चित्रकारी की गई है। तो याद रखना ये चीजें। देखिए जोरवे संस्कृति की, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ क्षेत्र बताए, जोरवे संस्कृति ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की थी। ये कौन सी है, महाराष्ट्र। तो जैसा कि मैंने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो आप लोगों को कुछ क्षेत्र बताए, जैसे देमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, वो आप लोगों को याद रखना है। ये कई बहुत मुश्किल से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये वाले क्षेत्र इतनी डीपली याद नहीं रखना, लेकिन जो पहले मैंने महाराष्ट्र वाले जोरवे संस्कृति के क्षेत्र बताए वो आप लोगों को याद रखना है। यदि हम बात करें पेंदीदार कटोरे, यहां से के प्रमुख पात्र थे। यहां से नारी, पशु, लिंग, योनि की मृण मूर्तियां बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा पेंदीदार कटोरे, एक कटोरा रहता है जिसमें पेंदी लगा होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, पेंदीदार कटोरे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना पेंदी के लोटे, जो पता नहीं जब जिधर उनको ढोलो उधर निकल पड़ते हैं। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे कौन से कटोरे मिले हैं, पेंदीदार कटोरे मिले हैं, पेंदीदार कटोरे मिले हैं। आगे देखिए, अब हम कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखते हैं। यदि हम बात करें कोट दीजी, तो कोट दीजी संस्कृति सिंध प्रांत, आधुनिक पाकिस्तान के खेरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक केंद्र था। तो देखिए जो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में के समय ही एक सभ्यता थी जिस सभ्यता का नाम है कोट दीजी संस्कृति, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के खेरपुर नामक स्थान पे हमें मिलती है। देखिए जिसकी खोज दुर्ये ने 1935 ईस्वी में की थी। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट याद रख लेना कि कोट दीजी संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई। तो हमें पता होना चाहिए कोट दीजी संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई, 1935 में दुर्ये के द्वारा की गई। देखिए अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं जो हम लोगों ने पढ़े हैं सारे के सारे। देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, इस कोट दीजी अगर हमसे पूछा जाए तो देखिए हमें मृद भांड में मोर, मृग, मत्स्य, सल्क और
गेंदों की जुड़ी हुई आकृतियों के चित्रण हुए। मतलब जो मृद भाण्य बर्तन है उसमें हमें यहाँ पे किस किस के चित्र मिलते हैं? मोर के मिलते हैं, मृग के मिलते हैं, मत्स्य और सल्क के प्रमुख चित्र मिलते हैं। अब यदि हम बात करें, आगे देखते हैं। देखिए यहां अनुमान लगाया जाता है कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत यहीं हुआ है। तो यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत कहां पर हो रहा है, तो कहां पर बताया गया है? तो ये देखिए कोड डीजी, कोड डीजी, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। देखिए मेहरगढ़ संस्कृति, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सी संस्कृति हमारे काम की है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली संस्कृति हमारे काम की है, सीधा सीधा क्वेश्चन लेकर आने वाले हमारे काम की है, तो कौन सी आएगी? मेहरगढ़ संस्कृति। कौन सी आएगी? मेहरगढ़ संस्कृति। इस मेहरगढ़ संस्कृति को अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस मेहरगढ़ संस्कृति को अब हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आइए हम जानते हैं इस मेहरगढ़ संस्कृति के बारे में। देखिए अभी तक जिस ने क्लास को शेयर नहीं करा है वो तुरंत क्लास को शेयर भी कर दे, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए यहां से 6000 7000 ईसा पूर्व, 6000 से 7000 ईसा पूर्व कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। देखिए भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। सबसे पहले गेहूं और जौ के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है, कपास के बारे में भी यहीं से हमें पता चलता है, पूरी दुनिया को यहीं से पता चलता है कपास के बारे में। यहां से मानव के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है। याद रखना कि किस ताम्र पाषाणकालीन या पाषाणकालीन स्तर से बकरी को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मिट्टी की बनी मातृ देवी की प्रतिमाएं, कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट में लिख लेना। क्वेश्चन पूछाएगा कि सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। मातृ देवी की मूर्तियों के साक्ष्य कहां से मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। और देखिए हम, देखिए कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखिए इसी। यदि हम बात करें तरकाई किला, ये आप लोगों को एक तरकाई किला क्षेत्र का नाम याद रखना है। ये जो तरकाई किला ये भी कहीं ना कहीं इसी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का हिस्सा है, इसी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ से हमें कुछ पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। दूसरा लीवान नामक स्थान यहाँ से मिला है। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए काम के हो जाएंगे कि तरकाई किला जो कि किलेबंदी के अवशेष मिले हैं और लीवान नामक स्थान यहाँ से मिला है, ये एक प्रमुख स्थान है। मुंडी गाग, ये हमारे एग्जाम के काम का है। मुंडी गाग से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दो विशाल भवन, धूप में सुखाई गई ईंट का प्रयोग, मातृ देवी की प्रतिमाएं, कांसे की मूठधार कुलाड़ियां आदि मिले। देखिए अभी तक आप लोग इस चीज में स्पेशल पॉइंट क्या नोट करेंगे कि अभी तक हम पूरी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति पढ़ रहे हैं, तांबे का यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कांसे की मूठधार कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अब धीरे धीरे व्यक्ति तांबे के साथ साथ कांसे का भी यूज करने लगा था और कांस्य युगीन सभ्यता भी धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने आती है। देखिए बालाकोट, ये बालाकोट सीधा सीधा हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है। यदि हम बालाकोट की बात करें तो बालाकोट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रख लेना, स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ स्थल एक बंदरगाह, देखिए एक बंदरगाह के रूप में था जहां से हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। तो यदि हम बात करें बालाकोट की तो हड़प्पा के पहले के भी यहाँ से साक्ष्य मिले, हड़प्पा के बाद के भी यहाँ से साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक प्रमुख बंदरगाह था, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत काम हो रहा है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत भवन निर्माण के लिए मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो
तो कहीं ना कहीं उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक विपरीत कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है बालाकोट में। बालाकोट में देखिए, बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यह भी याद रख लेना कि सबसे प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग कहां पर था, तो बालाघाट में था, बालाघाट में था। आगे देखते हैं हम, और देखिए और बालाघाट से हमें और क्या क्या मिलता है, तो विशाल इमारत, कुबड़े बेल एवं पीपल के पेड़, अंकित सुंदर मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कुबड़ वाला बेल है, वो बेल जिसकी पीछे से कुबड़ अर्थात वो निकला रहता है, उसकी बात चल रही है। तो ये कुबड़ वाला बेल हमें बालाकोट से मिला है। यहाँ पे पीपल के पेड़ के साक्ष्य भी मिले। अब देखते हैं हम, देखिए ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसके लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना है। मेरा बाबू इस पॉइंट को नोट करना कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के लुप्त होने का क्या कारण रहा, तो याद रख लेना इसके लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या रहा, वर्षा की मात्रा में कमी। अब देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अब 1200 ईसा पूर्व तक लगभग सारी की सारी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां समाप्त हो चुकी थी। रह गई थी तो जोरवे संस्कृति 1200 ईसा पूर्व के बाद भी 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में सबसे आखिरी तक चलने वाली संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। क्या आएगा, जोरवे संस्कृति। तो देखिए, अभी तक जिसने क्लास को शेयर नहीं करा है तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है। देखिए, अब हम बात करते हैं कांस्य युग। तो ताम्र पाषाण के बाद कौन सा युग आता है, कांस्य युग आता है। देखिए, कांस्य युग का जो समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। देखिए, इस युग में मानव ने तांबा और टिन मिलाकर एक नवीन धातु कांसा बनाया जो अत्यंत कठोर था। यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच का है। तो ये मैं आप लोगों को सारी चीजें बता चुका हूं बहुत डिटेल से कि ये जो कांस्य युग है, देखिए कांसे का निर्माण, कांसे का निर्माण किन किन धातुओं से होता है, तो कांसे का निर्माण तांबा प्लस टिन। यदि आप तांबा में टिन मिला दोगे तो आपको जो धातु मिल जाएगी वो कांसा है। और यही कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। देखिए, कांस्य युग में लोहे की खोज, अभी भी देखिए लोहे की खोज नहीं हुई है, नहीं हो पाई है। और लोह युग में तांबा, कांसा, लोहे के अलावा मनुष्य कुछ नया ठोस धातुओं की खोज तथा उनका उपयोग भी सीख गया था। तो कब की बात है, वो लोह युग की बात है। और इस लोह युग को भी अभी हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, और हम देखते हैं, अभी हम कांस्य युग की बात चल रहे हैं। किसकी, कांस्य युग। तो उत्तरी भारत में प्राप्त हुए इन कांसे के औजार में चित्र भी है। बाबू देखिए, क्या कांसे के जो औजार मिले उनमें कोई से चित्र वगैरह हैं, तो बिल्कुल उसमें चित्र वगैरह भी बनाए गए हैं, उसमें चित्र भी है। देखिए, इस युग मानव शहरी सभ्यता में बसने लगा। पॉइंट टू नोटेड मिलोड। क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि जो कांस्य युगीन सभ्यता का मानव है वो मुख्य रूप से कहाँ का निवासी था, तो वो बाबू नगरों का निवासी था, वो शहरों का निवासी था, वो शहरी सभ्यता विकसित कर चुका था, बसने लगा। देखिए, विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ और इसी समय विश्व की बहुत सारी विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। इसी समय में हम बात करें तो भारत में जो सभ्यता आती है उस सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। कई पुस्तकों में इसका विभिन्न समय, कई जगह में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका राइट समय माना गया है। आगे देखिए, कांस्य युग से संबंधित था, इसलिए इसे कांस्य युगीन, याद रखना कांस्य युगीन भी
कहा जाता है। इसके अलावा मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता समकालीन थी। तो ये जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी इसी के समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी समकालीन थी। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे देखिए अब हम बात करते हैं लौह युग की। अब हम किसकी बात करते हैं? लौह युग की बात करते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सुनिए, लौह युग की बात करें तो 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो उसी वैदिक सभ्यता में हम किसकी शुरुआत करते हैं? लौह युग की, क्योंकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, बाद वाली वैदिक सभ्यता, कहीं ना कहीं उसमें लोहे का यूज होने लगा था। तो देखिए इस युग में मानव ने लोहे का इस्तेमाल किया। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा कांस्य युग के बाद का काल है। तो देखिए दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद लौह युग प्रारंभ हुआ, जबकि उत्तरी भारत में ताम्र काल के बाद लौह युग आरंभ हुआ। तो देखिए इस लौह युग से हमसे कुछ क्वेश्चन से पूछ ले जाएंगे। यदि लौह युग की बात करें तो लोहे के जो प्रथम साक्ष्य है, लोहे के प्रथम साक्ष्य, लोहे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा। कहां से मिलते हैं बाबू मेरे सोना मेरा बच्चा? लोहे के प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त होते हैं। और ये एटा जिला, एटा जिला यूपी में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ये यूपी में। तो याद रख लेना कि सबसे पहली बार हमें कहां से पता चलता है कि व्यक्ति ने लोहे के यूज करे थे, तो हमें अतरंजी खेड़ा से पता चलता है। और ये एक लोहे का प्रमुख, यहीं से हमें लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इस लौह युग में ही, इस लौह युग में ही दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था? महापाषाण काल, महापाषाण काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि इस महापाषाण काल को ही हम लौह युग का समय भी बोलते हैं। महापाषाण काल का मतलब है बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर। और जब लौह युग चल रहा था उसी समय दक्षिण भारत में इसे महापाषाण काल भी बोलते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों में दक्षिण भारत में समाधियां बनाई गई थी, है ना। तो ये याद रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए। बहुत बढ़िया। रोयल निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। तो देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए अब देखते हैं हम बाबू क्वेश्चंस। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है अब क्वेश्चंस करते हैं। और आप लोग खुद देखिए कि हम लोगों ने चीजों को कितने अच्छे से पढ़ा है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। बताइए जल्दी से जल्दी कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहां से मिले? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल से। जल्दी से जल्दी उत्तर चिपका दीजिए अब, जल्दी से जल्दी सभी। देखिए जो लोग हमारी क्लास में शुरू से जुड़े हैं, अब आप लोगों को मजा आ जाएगा कि यार आप लोगों ने किस लेवल का पढ़ लिया है। आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों ने क्या तो पढ़ लिया है। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए यदि हम देखिए रोयल जी इसका आंसर ए बता रहे हैं। सुनिए कई लोगों का गलत हो गया। देखिए यदि हम बात करें मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य। और पशुपालन में राजस्थान में बताया था मैंने आप लोगों को, और मध्य प्रदेश में दो प्रमुख क्षेत्र बताए थे, आदमगढ़ और बागौर। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट समझ में आएगा। अब यदि हम बात करें कृषि का सर्वप्रथम पता लगता है तो इसमें हमें कृषि का प्रारंभ होता है, कृषि प्रारंभ। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा इसे क्या आ जाएगा?
बी वाला नवपाषाण काल। हमारा जो राइट आंसर इसमें आ जाएगा नवपाषाण काल। तो देखिए कई लोगों का गलत हो गया। पहली बार कृषि के बारे में हमें पता चलता है नवपाषाण काल से, और नवपाषाण काल में भी यदि आप लोगों से स्थान पूछ लिया जाए तो आप लोग याद रखना मेहरगढ़। क्या आ जाएगा? मेहरगढ़। सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन से देखिए क्या क्वेश्चन से पूछ रहा है। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। बताइए पशुपालन कब से प्रारंभ होता है? मध्य पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सोम रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा रेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गुड इवनिंग रेन जी। इस क्वेश्चन का उत्तर सभी बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जितनी जल्दी आंसर देंगे उतनी जल्दी मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा, और जितनी जल्दी मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा उतना ही आप लोगों का जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पशुपालन के हम साक्ष्य की बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया नवपाषाण काल। कहां से पता चलता है? कहां से पता चलता है हमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से ही हमें किसका पता चलता है? पशुपालन का साक्ष्य पता चलता है। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चंस कल ही मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बार बार आप लोगों से बोला है पता रखना। ये देखिए मैं इंपॉर्टेंट जो चीजें नोट करवा रहा था, ये जल्दी से सभी का उत्तर आना चाहिए। तो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग हैं मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरीके से दफनाते थे? तो अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। यदि आप लोगों ने पहले की क्लासेस ना देखी हो तो आप लोग क्लासेस एक बार जरूर देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन से अभी कितने डिफिकल्ट लग रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, इसलिए डिफिकल्ट लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन से पढ़िए, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा कथन अब सही है। देखिए पहला, प्रथम शती या सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। क्या जो प्रथम शताब्दी है इसमें शल्य औजारों का उपकरण यूज होने लगा था? सर हमें नहीं पता होने लगा या नहीं लगा था, अभी आगे और भी पढ़ते हैं हम। देखिए तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। क्या हम तीसरी शताब्दी में इतने विकसित हो चुके थे कि मानव के शरीर का प्रत्यारोपण, अंगों का प्रत्यारोपण कर सकते थे? दूसरा, अगला, पांचवी सदी ईस्वी में कोण के जो का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। मुझे पता है कई लोगों का इसमें दिमाग खत्म हो जाएगा, कई लोगों की बुद्धि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल आप लोगों को एक पॉइंट पकड़ना है। यूपीएससी का एज इट इज कटा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में भी। तो देखिए ईश्वर जी ने इसमें बी आंसर दिया था। तो देखिए मैं आप लोगों को केवल एक चीज बताऊंगा। देखिए तीसरी शताब्दी ईस्वी में हम इतने डेवलप्ड नहीं हो गए थे कि हम शरीर के अंगों का क्या करते, प्रत्यारोपण। ये जो हार्ड एक तरीके से शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण ये वर्तमान समय की देन है। तो आप लोगों को उसने सही पूछा था, और यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाते और ये दूसरा वाला एलिमिनेट कर देते, दूसरे वाले को काट देते और दूसरे वाले को काट देते, तो यहां से दूसरा वाला कट जाता। इसके अलावा यदि हम बात करें
यहां से दूसरा वाला कट जाता और बच कौन सा गया। अब हमारे पास जो हमारा राइट आंसर हो जाता ये आ जाता केवल 1, 3 और 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाता। तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का मैंने कितनी आसानी से उत्तर निकाल दिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का इतनी आसानी से उत्तर हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन से देखिए, अभी जस्ट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है नव पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लोह काल से। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले ही मैंने आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला आंसर। बताइए जल्दी से, ये सभी का राइट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताई है कि दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी समाधियां महापाषाण काल की बात चल रही है। देखिए बृहद पाषाण समाधियां मतलब महापाषाण, महापाषाण की हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में किसके समांतर आएगा, लोह काल। किसके समांतर आएगा, लोह काल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन से देखिए, देखिए निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। वहां कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। सर समझ में नहीं आया, अरे बाबू समझ में नहीं आया तो और भी तो ऑप्शन है, पढ़ो अभी दूसरे। वहां पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, तो देखिए पालिशदार कुल्हाड़ियों के प्रयोग की बात कब थी, नव पाषाण काल की। कब की बात है, नव पाषाण काल की। तो ये तो हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। वहां पशुपालक था, अरे पशुपालक किस समय का व्यक्ति था, मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। वहां लघु पाषाण उपकरणों का, वो छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का यूज करता था, और ये भी कब की बात है, मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की। और अब देखिए उसने हमसे पूछा है निम्न पूर्व पाषाण काल, तो ये नव पाषाण, ये मध्य पाषाण, ये भी मध्य पाषाण। तो हमारा सीधा सीधा जो राइट आंसर निकल जाएगा वो कौन सा निकल जाएगा, पहला वाला। वहां कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, धारदार बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। अगला देखिए, अगला देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। देखिए किसकी बात चल रही है, कलाकृतियां। कलाकृतियां मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। काफी सिंपल क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन हम लोगों से आज नहीं बने तो सोच लीजिए कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस ईयर की क्लासेस अभी तक देखी नहीं है, और यदि आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो किसी दूसरे को दोषी ना ठहराए, खुद एक बार क्लासेस देखे, खुद एक बार क्लासेस देखें। तो यदि हम बात करें तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहां से मिलता है, उच्च पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से। सारे पाषाण काल मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा है। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए, देखिए सराय नहर, सराय नहराई और मेहदा संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहां से संबंधित है, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नव पाषाणकालीन संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाणकालीन संस्कृति से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चिपका दीजिए। हम लोगों से एक और अच्छा क्वेश्चन से एग्जामिनर ने पूछा है। तो देखिए हम किसकी बात चल रही है, सराय नहराय और मेहदा। तो देखिए विंध्य क्षेत्र की तो बात ही नहीं आएगी इसमें। विंध्य क्षेत्र में पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों गंगा घाटी की मध्य, गंगा घाटी की नव। अब हम दोनों इसमें कंफ्यूजन होंगे, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना है।
क्योंकि नवपाषाण काल में आप लोगों को कल पढ़ाया था और उसमें मैंने इसकी बात नहीं करी थी। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर आएगा मध्य गंगा की, ये कहां से संबंधित है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल है, क्या है ये? स्थल। अगला क्वेश्चन से देखिए, एक और प्यारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति। एक और अच्छा क्वेश्चंस, एक और अच्छा क्वेश्चंस, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो यदि हम बात करें, आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होगी तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चंस है। इसका जो राइट आंसर आएगा, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को ही क्या बोला जाता है? फलक संस्कृति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फलक संस्कृति। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। देखिए, सिंहावल एक पुरा स्थल है, बताइए ये कहां पर मिलेगा हमें? ये हमें कहां पर मिलेगा? मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो देखिए, ये भी कई लोगों को, देखिए जिन लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और ये मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति, क्या आ जाएगा? मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति। देखिए, इसका जो हम एक तरीके से राइट आंसर है, वैसे तो कई बुकों में मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति भी है, इसके अलावा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति भी है। तो यदि हम लोगों से इसका हम ओरिजिनल आंसर माने यदि किताबों के अनुसार, तो वैसे ये दोनों में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा, लेकिन हम मुख्य रूप से इसके आंसर बी पर जाएंगे। तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि ये उससे भी पहले का था, मध्य से भी पहले का था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? देखिए, राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू, बुधिहाल, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। देखिए, यदि आप लोगों ने मेरी सारी क्लासेस देखी है तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। मैं अपना गला खराब कर चुका हूं चिल्ला चिल्ला के कि देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन से पूछा जाएगा, और आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है सब कुछ। देखिए, जिनसे आंसर नहीं बनेंगे वो क्लास को छोड़कर जाएंगे, और जिनसे बनेंगे, जिन्होंने क्लासेस देखी है, उनको मजा भी आएगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको मैदान छोड़ के भागना है, क्योंकि एक बार जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो राख के टीले की हम बात करें तो ये संगनकल्लू, ये संगनकल्लू कहाँ पर मिलता है? कर्नाटक में। और यहाँ से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? राख के टीले के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, राख के टीले। अब देखिए, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। उसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया, उसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया। तो आप लोग एग्जामिनर के दिमाग को देखो कि उसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया। और अभी मैंने आपको बताया ये कहां पर मिलेगा? कर्नाटक। ये कहां पर है? कर्नाटक। और आप लोग क्या आंसर नहीं दे सकते हैं? कर्नाटक किधर मिलेगा? कर्नाटक किधर मिलेगा? दक्षिण भारत में। इतना सिंपल आंसर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोयल जी, बिल्कुल आप लोग उत्तर देंगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। देखिए, हमारा कहीं से भी मोटिव ये नहीं रहता है कि आप लोगों के जो हौसला है उसे कम किया जाए। हम क्लासेस इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके हौसले को बढ़ाया जाए।
तो आप लोग गलत उत्तर दे सही उत्तर दे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उत्तर जरूर दिया करें ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, बताइए। मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में बता चुका हूं। यदि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं तो ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बहुत बढ़िया। देखिए, रोयल जी का बहुत सही आंसर आया है। तो देखिए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, जो कि दक्षिण भारत के लौह युग के समय के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही क्लासेस चल रही है। देखिए, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल, पूर्ण पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल। ये फिर सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये फिर आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए, क्वेश्चंस को किस प्रकार घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछ रहा है। केवल एग्जामिनर हमारे मजा लेना चाह रहा है कि देखते हैं इसको कितना ज्ञान है, इसने कितना अच्छे से पढ़ा है। बहुत डीपली नहीं पूछ रहा है, ऊपर ऊपर पूछ रहा है बाबू, ऊपर ऊपर। देखिए, निम्नलिखित में से किसको चारकोलेतिक युग कहा जाता है? क्लासेस आपने देखी है तो ये क्वेश्चन हलवा है। नव पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह युग, बताइए आखिर किसे हम। बहुत बढ़िया, इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी। तो देखिए, मैं उन लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो तुरंत आंसर दे जिन्होंने मेरी पूरी इतिहास की क्लासेस देखी। देखिए, आप लोगों का कितना शानदार तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन से भी करवा रहा हूं। बताइए, इससे ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए और क्या की जा सकती है। तो यदि हम बात करें चारकोलेतिक युग किसे कहा जाता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग अर्थात जो कोपर एज है इसे ही, क्योंकि इसमें तांबे का यूज किया जाता है इसलिए इसे चारकोलेतिक एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष ज्ञान होता है? देखिए, ज्ञान होता है अगर आप किसी भी स्थान को लंबवत खोद रहे हैं। देखिए, खुदाई दो तरीके से हो सकती है, एक लंबवत हो सकती है, एक क्षैतिज हो सकती है। यदि आप किसी को गड्ढा करके खोद रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा? संस्कृति के आकार का, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो यदि आप देखिए, आप ऐसे कोई सी भी चीज को खोद रहे हैं गड्ढा कर करके, तो आपको चीजें मिलेगी और उन चीजों से आपको क्या पता चलेगा? ये चीज किस समय की है। और यदि आपको समय पता लगाना हो तो आपको लंबवत खोद करनी पड़ेगी, काल मापन का। अगला देखिए, अल्मोड़ा के निकट लख ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली है, ये किस काल की है? कुषाण काल, वैदिक काल, पाषाण काल, चंद काल। देखिए, आप लोगों में इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा भी अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो आसानी से हम इस क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आप लोगों को वैदिक काल तो पढ़ाया नहीं है तो काट दो। कुषाण काल अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है तो काट दो। चंद काल, ये अभी कोई सा काल है ही नहीं, तो मुझे नहीं पता था इसका उत्तर क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उत्तर निकाल दिया, ये पाषाण काल। फिर भी हमने आंसर निकाल दिया। अगला देखिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लन टॉप है बाबू, लल्लन टॉप है ये क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यदि हम बात करें, देखिए पशुपालन, ये कहां के मानव का धंधा था? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल का मानव क्या करता था? पशुपालन सीख गया था। पहला पशु पालने वाला, उसने पहला पालतू जानवर किसे बनाया? कुत्ते को बनाया। कृषि की बात करें तो ये हमें कहां से पता चलता है? नव पाषाण काल से। कहां से पता चलता है?
नवपाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन बनाना कुम्हार की बात है, और कुम्हार का भी कहां से पता चलता है? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से। अब उसने पूछा है, देखिए पूर्व पाषाण काल, तो मुझे सब कुछ नहीं पता था, फिर भी पता था शिकार खेलना। मतलब दुनिया में सबसे पहले इंसान क्या करता था? शिकार खेलता था, और क्या करता था? चीजें संग्रह करता था, चीजों को संग्रह करता था। तो ये भी हम आंसर निकाल दिया। अगला देखिए, ये देखिए गर्त निवास, किसकी बात चल रही है? गर्त निवास, या गड्ढे में घर। और गड्ढे में घर का अगर हम लोगों से पूछा जाए तो बुर्ज होम। कौन सा क्षेत्र? बुर्ज होम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बुर्ज होम से हमें गड्ढे में स्थान, अर्थात गड्ढे में लोग रहते थे, इसके पता हमें बुर्ज होम से पता चला है। किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति। देखिए मुझे इस इतना सब कुछ लिखा रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता आपको भी कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन आपको इतना तो पता है कि जो बुर्ज होम है कहां पर है? ये कश्मीर में है। ये कहां पर है? कश्मीर में। और एक ही मात्र कश्मीर का ऑप्शन दिख रहा है, डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति। तो ये नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? कश्मीर में, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। रोयल जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है। काफी खुशी हो रही है कि रोयल जी इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। देखिए जिसने मेरी पूरी क्लास देखी है उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए ये सिर दुखाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं भी आशा करता हूं मैं। ये कश्मीर राइट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पाए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। उदयगिरी, बाघ की गुफाएं, सोनगिरी, भीमबेटका। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है सभी के लिए। आखिर मध्य प्रदेश में कहां से मिलते हैं? मध्य प्रदेश में शिला चित्र कहां से मिलते हैं? तो ये सभी को पता होना चाहिए, भीमबेटका। तो भीमबेटका में जो पाषाण काल के तीनों कालों की बात करें हम, तो उसके प्रमाण, उसके चित्र भीमबेटका से मिलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, देखिए भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, और हम अब उत्तर क्या लगा देंगे? अब भी भीमबेटका ही लगा देंगे। अब हमारा आंसर कोई बदल थोड़ी ना जाएगा, अब भी हमारा आंसर वही रह जाएगा। अगला देखिए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर, अंडरलाइन करिए, पहले तो नवपाषाण की बात चल रही है, नवपाषाण काल स्तर पर गेहूं जो कि खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है बाबू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो यदि हम बात करें गेहूं और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? बताइए जल्दी से जल्दी। गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? देखिए मैं आंसर जल्दी से जल्दी चाहता हूं आप लोगों से। बहुत बढ़िया, रोयल जी का आंसर आ रहा है मेहरगढ़। बहुत बढ़िया। तो देखिए मेहरगढ़ से सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए बुर्ज होम। देखिए बुर्ज होम फिर आ गया। नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्यों के साथ किस 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 पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कुत्ता, गाय, कबूतर, घोड़ा। बताइए साहब कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए बेज का नाम भी जज्बा है
और ये आप लोगों के जज्बे को 3 गुना और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया और देखिए उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो 4 गुना लेवल ऊपर हो जाएगा कि हमने डिटेल से भी पढ़ लिया और क्वेश्चन भी कर लिए। बहुत बढ़िया, लता जी का भी आ रहा है और रोयल जी का भी आ रहा है, तो कुत्ता हमारा राइट आंसर। देखिए आप लोगों ने देखते ही देखते हम लोगों को 27 क्वेश्चन कर चुके हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चला कि आप लोग पाषाण काल के 27 क्वेश्चन निकाल चुके हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? उसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन हमें तो पता है क्या आएगा, बुर्जहोम, बुर्जहोम। अगला देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये फिर बुर्जहोम लगाना, फिर बुर्जहोम लगाना। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कल भी मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि स्थायी जीवन, स्थायी जीवन, स्थायी जीवन याद रख लेना। किले गुल मोहम्मद, धोलावीरा, कालीबंगा, मेहरगढ़। बताइए स्थायी जीवन के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? स्थायी जीवन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, फिर से रोयल जी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल रोयल जी ने एकदम राइट आंसर दिया है और ये भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से हमें पहली बार स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अगला देखिए, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के, किसकी बात चल रही है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अभी बताया मैंने कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। तुरंत उत्तर लगा के आगे बढ़ जाओ, सब कुछ तो पता है। अगला देखिए, देखिए जो क्वेश्चन आपको पता है उसमें मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा आप लोगों का। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? मतलब पाषाण काल से हम बात करें तो जब तक हड़प्पा सभ्यता नहीं आती है तब तक के साक्ष्य मिले। तो एकमात्र स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ देखिए कितना काम का है। जब मैं मेहरगढ़ पढ़ा रहा था तो बार बार आप लोगों से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, बाबू पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। बिल्कुल कोई बात नहीं, अगर आप कल की क्लास नहीं देख पाए थे कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बाद में जरूर क्लास को देख के नोट्स बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, हम मेहरगढ़ लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए उत्तर बिहार से, कश्मीर से, महाकौशल से, विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? धान की खेती। तो धान की खेती की यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा? ये कोल्डी हवा। क्या आ जाएगा? कोल्डी हवा से हमें क्या, किसके साक्ष्य मिले हैं? धान के या चावल के। और ये कोल्डी हवा यूपी में पड़ेगा, मतलब उत्तर बिहार वाले, उत्तर बिहार से। बिल्कुल आप लोग आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? देखिए अभी उसने क्षेत्र पूछ लिया, अब उसने घाटी में पूछ लिया। बेलन घाटी, मध्य गंगा घाटी, गोमल घाटी, बोलन घाटी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर भी वीडियोस देखिए ना। देखिए यही तो हमारा संघर्ष है कि हमारी तबीयत खराब है उसके बावजूद भी हम क्लास को ले रहे हैं, उसके बावजूद क्लास को पढ़ रहे हैं। तो ये आज का संघर्ष कल हमारे काम आने वाला है। देखिए आपने क्लास देखी है तभी आज हमारे 37 क्वेश्चन बन पाए। इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी। और जिस किसी ने मेरी इतिहास की क्लासेस नहीं देखी है
उनके लिए ये जो क्वेश्चंस है सर दर्द की तरह बन रहेंगे, उनके लिए क्वेश्चंस सर दर्द की तरह रहेंगे। और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे तो माथा मारेंगे और क्या दीवार पे, काश हम पहले पढ़ लेते, काश हम पहले पढ़ लेते। तो ये जो चावल के उत्पादन आप लोगों ने कोल्डी हवा वाला क्षेत्र पढ़ा है, और इसी कोल्डी हवा कौन सा क्षेत्र है, ये बेलन घाटी का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, बेलन। देखिए बोलन है और ये बेलन है, याद रखना, वरना बेलन से मारूंगा। कौन सी बेलन से, वो रोटी बनाने वाली बेलन से। तो ये बेलन घाटी याद रखना। और चावल के साक्ष्य मिले हमें। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, गंगा घाटी में। अब देखिए गंगा घाटी का क्वेश्चन है बाबू, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। सोनुवार, लहुरा देव, सोहोगोड़ा, कोसंबी। वो जो हम लोगों ने अभी इसके पहले का क्वेश्चन डिस्कस करा वो कोल्डी हवा के लिए था, लेकिन वर्तमान रिसर्च के अनुसार चावल का, धान का सबसे प्राचीन साक्ष्य वर्तमान में मिला है, और ये लहुरा देव से मिला है। ये कहां से मिला है, लहुरा देव से मिला है। यदि क्लासेस देखिए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए, मैं आप लोगों को वो बातें नहीं बोलता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगे, मैं हमेशा वही बातें बोलता हूं जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हमारे लिए सही हो। अगला देखिए, देखिए क्या क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले। बिरभानपुर, लंगनाज, आदमगढ़, चौपानी, मांडो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम बात करें पशुपालन के प्रमाण तो हमें कहां से मिले, राजस्थान से मिले, और राजस्थान के बाद कहां से मिले, मध्य प्रदेश से मिले। अब राजस्थान में कहां से मिले, तो कहां से मिले, बागोर। राजस्थान में कहां से मिले, बागोर। और मध्य प्रदेश में कहां से मिले, आदमगढ़। कहां से मिले, आदमगढ़। देख लीजिए क्या ऑप्शन में दे रखा है, आदमगढ़ दे रखा है तो आदमगढ़ उत्तर लगा देंगे, आदमगढ़ दे रखा है तो उत्तर लगा देंगे। लता जी कह रही है मैंने नहीं देखी सर। तो आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोगों के पास है, क्लासेस देख लेना, क्लासेस देख लेना। ये देखिए पालतू भैंस, बहुत बढ़िया। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़। तो चाहे हम पालतू भैंस की बात करें, चाहे पालतू बकरी की बात करें, तो मैंने कल भी खूब बोला था कि ये जो पालतू भैंस, पालतू बकरी है, ये सब मेहरगढ़ से मिलेगी। कहां से मिलेगी, मेहरगढ़, मेहरगढ़। अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में हथनोरा, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में बांस घाटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बहुत चिल्ला चिल्ला के थक गया था, गला दुखने लगा बाबू मेरा कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, कंकाल की बात चल रही है, मानव खोपड़ी की बात चल रही है, मानव खोपड़ी का कंकाल, मानव खोपड़ी कपाल की बात चल रही है। तो ये जो मानव खोपड़ी है ये कहां से मिली है, ये हथनोरा से मिली है। और ये हथनोरा में किस नदी के घाटे मिली है, नर्मदा नदी। और इसी मानव खोपड़ी को क्या बोला गया है, नर्मदा मानव। क्या बोला गया है, नर्मदा मानव। अच्छे से देख लेना, क्लासों में सब कुछ पढ़ा है। तो आप लोग क्या टिक कर देते, नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाटी में हथनोरा। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, आज लगभग हम कितने 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद कल की क्लास में अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन अब आपकी सर की इंग्लिश की क्लास भी लगने वाली है, तो आप इंग्लिश की क्लास को भी देखना जरूरी है। ये देखिए इसके बाद के जो और कुछ क्वेश्चंस रह गए, लगभग मैंने 40 प्लस क्वेश्चंस लिए थे, 80 क्वेश्चन है, तो अभी 40 क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। 40 क्वेश्चंस पहले हम कल करेंगे, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ, क्योंकि इतनी शानदार शानदार और डायरेक्ट चीजें बहुत मुश्किल से मिलेगी जो आप लोगों के लिए सीधा सीधा मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।